All right, students. So let's start our lecture. Good morning. Up till now, from last few lectures, we were doing web server controls, right? We have seen many different web server controls, that is standard control, reach control, navigation control, login control, validation control, right? These were many different controls which we have already seen in ASP.NET, right? And I think we have completed data controls also, and the control part of our syllabus is completed over here. So today we will start with the theory portion, that is which is related to .NET framework, right? And obviously you already know the theory portion of .NET framework because we have already studied that thing in VB.NET, that is in 4th semester, right? So let's start with the topic. First of all, what is .NET? हमें पता है कि .NET क्या है, right? It is a framework, right? What is a framework? We can say that framework is a set of common prefabricated software building blocks that programmer use, extend or customize for specific computing solutions. In short, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो फ्रेमवर्क मीन्स पहले से बनाए गए थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मोर प्रिसाइज क्लासेस होते हैं जो प्रोग्रामर अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली इफ इट इज़ अ क्लास तो प्रोग्रामर उसको एक्सटेंड भी कर सकता है. एंड इफ इट इज़ नीडेड, राइट, वो किसके लिए ये सारी चीजें करेगा? ऑब्वियसली टू कस्टमाइज फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस. इट मींस कि प्रोग्रामर को जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, राइट, ये फ्रेमवर्क का यूज करके प्रोग्रामर क्या कर सकते हैं? वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है या फिर सॉफ्टवेयर जिस हिसाब से डेवलप करने की ज़रूरत है, प्रोग्रामर डेवलप कर सकते हैं, राइट. मीन्स वी कैन से कि फ्रेमवर्क पहले से बनाए गए बिल्डिंग ब्लॉक्स है, राइट, जो हम हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, प्रोग्रामर उसे यूज कर सकते हैं, राइट. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क? .NET framework is a managed type-safe environment for building, developing, deploying, and executing Windows, web, and web service applications, right? What is .NET framework? First, it is managed. Each and everything is managed within .NET framework, right? सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर को डेप्लॉय करने के लिए जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है, राइट, फिर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमें बिल्ट इन लाइब्रेरी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग .NET फ्रेमवर्क के अंदर मैनेज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट. हमें पता है कि .NET फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, राइट. सो ईच एंड एवरीथिंग विद इन .NET फ्रेमवर्क इज इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, राइट. एंड वी नो कि अगर क्लासेस के टर्म्स में सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो उसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज मिलेगी, मेथड्स मिलेंगी, राइट, जिसका यूज़ करके हम मैनेज्ड मैनर के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट .NET framework is managed. Now second is type safe environment. Now what do you mean by type safe environment? हमें पता है कि .NET framework pointer support नहीं करता है, राइट. नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर? पॉइंटर का मीनिंग ये होता है कि हम डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन रेफर कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी चीज स्टोर की है, और अगर यूजर डायरेक्ट कोई मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकता है देन ऑब्वियसली इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट मे क्रिएट सिक्योरिटी इश्यूज, राइट. एंड .NET फ्रेमवर्क और मोर प्रिसाइज .NET पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता, नो डाउट डेलीगेट सपोर्ट करता है. Delegate is the concept, right? Which is similar to the pointer, but on precise base वो pointer support नहीं करता है, and that's why we can say that it is a type safe environment. And another thing is that अगर हमें .NET framework का use करके कोई भी application develop करनी है then each and every variable is to be defined with particular type, no doubt. हमें ये भी पता है कि .NET framework के अंदर हम अगर चाहे
तो वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइम पे डेटा टाइप नहीं देंगे, बट यू नो कि जब हम ऐसा करेंगे तो वो अपने आप अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वैल्यू उसकी डेटा टाइप कंसीडर कर लेगा, राइट? So we can say that .NET framework is a type safe environment. अब .NET framework हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इज बिल्डिंग, डेवलपिंग, राइट, मतलब डिजाइनिंग, अगर हमें हमारी एप्लीकेशन को डिजाइन करना है तो भी हम .NET फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, डेवलप करना है तो भी हम .NET फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, डिप्लॉय करना है, राइट, इट मीन्स कि अगर हमें एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद कोई सिस्टम के ऊपर हमें हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, दैट इज इंस्टॉल करना है, तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए पहले सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, then only we will able to deploy the system. Then that facility is also provided in .NET framework. Another is अगर हमें विंडोज एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन या फिर वेब सर्विस एप्लीकेशंस अगर हमें एग्जीक्यूट करनी है, then that environment is also provided within .NET framework. राइट मतलब हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें कंपाइलर एक जगह से लेना है, एडिटर एक जगह से लेना है, रन टाइम एनवायरनमेंट हमें दूसरी जगह से लेना है, हमें ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है इफ वी आर यूजिंग .NET framework, because each and every component which is needed to develop, deploy, execute, build our application is present within .NET framework in managed and type safe form. Right? So this is a brief introduction related to .NET framework. Now let's see one by one each and every component, right? जो .NET framework को actually build करता है, right? We can say कि ये जो .NET framework है, right? वो different kinds of blocks से बनता है. So now let's start. हम one by one सारे blocks देखते हैं जो .NET framework के अंदर present है. Now first is obviously operating system. हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करेंगे, राइट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक विद इन .NET फ्रेमवर्क. क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक कंसिडर किया है .NET फ्रेमवर्क के अंदर? बिकॉज हमें पता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन को हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होना है, राइट, दैट एप्लीकेशन कोड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू नेटिव कोड, बिकॉज कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, राइट? और अगर हमें हमारी एप्लीकेशन को सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो वहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, दैट इज द कंपल्सरी थिंग, बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट? That's why operating system is considered as an important block within .NET framework, ताकि जो भी एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं वो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कहाँ पे होना है? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होना है, बिकॉज बाय द एंड अगर हमें रैम को यूज करना है, हार्ड डिस्क को यूज करना है या फिर कोई भी हार्डवेयर को यूज करना है, वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मीडिएटर. बहुत सारे कमांड्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ताकि हम ये सारे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, right? So that's why operating system is considered as an important block within .NET framework, right? Now the second important block within .NET framework is common language runtime, right? As the name says, what is common language runtime? Obviously it will provide us the runtime environment, right? हमें पता है कि हम .NET फ्रेमवर्क का यूज करके बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर सोर्स कोड लिख सकते हैं, बट एज वी नो source code is a English kind of language, right? It is higher level language, और obviously operating system को higher level language समझ में नहीं आएगी. So what we need to do, हमें हमारे source code को जो हम बहुत सारी language के अंदर लिख सकते हैं .NET framework के अंदर, right, उसको compile करना पड़ेगा, right? हम जब ये compile करेंगे with the help of language specific compiler. Over here I am using the word language specific compiler. Why language specific compiler? Because अगर मैं source code VB में लिखती हूँ
तो मुझे उसका कंपाइलर चाहिए उसको कंपाइल करने के लिए। अगर मैं C# में लिखती हूँ तो मुझे C# का कंपाइलर चाहिए उसको कंपाइल करने के लिए। अगर मैं VC++ में लिखती हूँ तो मुझे उसका कंपाइलर चाहिए उसको कंपाइल करने के लिए। बिकॉज each and every language has its own rules and regulations. That's why अगर हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज के सोर्स कोड को हमें कंपाइल करना है तो हमें वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का कंपाइलर चाहिए. That's why over here we need to use the word that is language specific compiler. It means जो भी source code है with the help of language specific compiler, it is compiled to MSIL language. Now what is MSIL language? MSIL language is Microsoft Intermediate Language. It is also known as Common Intermediate Language. It is also known as Assembly Intermediate Language. It is also known as Intermediate Language, right? .NET framework के अंदर जो भी सोर्स कोड लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके कंपाइल होते हैं, those code has to be compiled into MSIL language, right? We don't need to be worried about the syntax of MSIL language because it is automatically converted at the time of compilation, right? हमें पता है, हमने बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी देखा है कि अगर हम कोई भी कोड को कंपाइल करते हैं तो वो कैसे कंपाइल होगा, जो नेटिव कोड में कंपाइल होता है हमें उसके सिंटैक्स या फिर वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नेटिव कोड के अंदर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का कंपाइलर खुद कन्वर्ट करता है. लाइकवाइज अगर हम .NET फ्रेमवर्क के अंदर MSIL की बात करें तो MSIL की सिंटैक्स, MSIL के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मतलब हमें उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड. और ऑब्वियसली ये लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर .NET फ्रेमवर्क के साथ प्रेजेंट है, सो दैट लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर को पता होगा कि हमें MSIL के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन से सिंटेक्स को उसको यूज करना है, राइट? अनदर थिंग इज दैट एक बार ये MSIL कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो वो जो सारा जो कन्वर्ट किया हुआ कोड है वो किसे देगा? ऑब्वियसली CLR को देगा, बिकॉज फर्दर अगर हमें मशीन के ऊपर हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है तो हमें CLR को हमारा वो कोड देना पड़ेगा, दैट इज MSIL कोड देना पड़ेगा, राइट? नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ MSIL लैंग्वेज, राइट? हमें पता है कि जब भी हम VB के अंदर कोड लिखेंगे या फिर C# के अंदर कोड लिखेंगे, राइट? आपको पता है कि लैंग्वेज जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसकी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. मीन्स अगर मैं VB की बात करूं, उसकी डेटा टाइप की बात करूं तो इंटीजर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप है, राइट? एंड दूसरा रूल्स कौन सा है कि वो सेंटेंस जो भी हम लिखते हैं, स्टेटमेंट्स जो भी हम लिखते हैं VB लैंग्वेज के अंदर, इट डजंट एंड विद सेमीकोलन. But if we talk about C#.NET, right? If we talk about C# language, तो अगर हम उसकी डेटा टाइप की बात करें तो हमें इंटीजर डेटा टाइप नहीं मिलती, हमें int डेटा टाइप मिलती है, राइट? लाइकवाइज हमें char डेटा टाइप मिलती है, right? And the statements which we write within C# ends with semicolon. So these are the rules and regulations that we need to follow for particular higher level programming language जब हमें उसका यूज करके कोडिंग करना है. Now what is the situation? .NET framework obviously सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. ओनली द थिंग इज दैट इफ वी वांट कि हमारी लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क के अंदर सपोर्ट करे तो हमें उसका लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर उसे देना पड़ेगा, और ऐसा कंपाइलर देना पड़ेगा कि जो MSIL लैंग्वेज को के अंदर हमारे कोड को कन्वर्ट करे. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, because the syntax of MSIL is understandable to .NET Framework CLR. Again, I repeat, the syntax of MSIL only is understandable to the CLR, which is runtime environment, right? That is over here. बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है हमें हमारी एप्लीकेशन को CLR को देना पड़ेगा, बिकॉज CLR गिव्स द रन टाइम एनवायरमेंट, राइट? सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट हम कोई भी लैंग्वेज का यूज करें, ऑब्वियसली वो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके वो MSIL के अंदर कन्वर्ट हो जाता है.
इट मीन्स MSIL लैंग्वेज के अंदर अगर हम VB की इंटीजर डेटा टाइप की बात करें या फिर C# की int डेटा टाइप की बात करें, it is converted into the data type which is present in .NET framework, which is specific to .NET framework. For example, within .NET framework there are 3 different types of integer data type, that is system.in16, system.in32, system.in64. Now it depends on the data type which we are using in our particular language. अगर VB के अंदर जो integer data type है, अगर वो 2 bytes use करती है, right? Then obviously जब भी ये VB की integer data type का statement वो convert होगा MSIL के अंदर, then it will be converted into system.in16, because 16, that is the 16 bits, which is equivalent to 2 bytes. Right? So here, this is the significance of MSIL language. If we talk about C# और C# की in data type, for example 4 bytes यूज करती है, then whenever वो statement MSIL के अंदर convert होता है, right, वो data type convert होती है system.in32, right? So this is the significance कि .NET framework को क्यों सारी language समझ में आती है. .NET फ्रेमवर्क को अगर हम बात करें तो एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उसे सिर्फ MSIL लैंग्वेज समझ में आती है, right? And the important part is that if we want कि our language must be supported by .NET framework, तो हमें उसका language specific compiler .NET framework को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो MSIL के अंदर उसका सोर्स कोड कन्वर्ट कर सके. And obviously MSIL is understandable to .NET framework and CLR. So that's why we can see that .NET framework supports many different languages. We can write source code in .NET framework with the help of many different languages. This is the thing. That's why we can say that .NET framework also supports common type system, because common type system is also one concept which is supported within .NET framework, right? That obviously we will discuss in detail, that is afterward. But so this is the importance of MSIL, right? Now the thing is that हमने जो भी सोर्स कोड लिखा है विद इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके MSIL के अंदर कन्वर्ट होगा. नाउ जो MSIL कोड बना है हमारी एप्लीकेशन का, राइट, दैट कोड इज गिवन टू CLR फॉर एग्जीक्यूशन, राइट? और CLR क्या करेगा, जो MSIL कोड उसे मिला है उसको पहले तो नेटिव कोड के अंदर ऑब्वियसली उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज MSIL कोड इज ऑल्सो अ हायर लेवल लैंग्वेज कोड, बिकॉज उसके अंदर भी .NET फ्रेमवर्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते. एंड वी नो कि अगर हमें हमारी एप्लीकेशन को कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है तो वो मशीन लैंग्वेज में होनी चाहिए, दैट इज विद इन नेटिव कोड, राइट? दैट्स वाई CLR क्या करेगा, उसको नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, and after that it will provide a runtime environment through which we can execute our application on .NET, on operating system, right? That's why we can say that CLR is known as heart of .NET framework, because अगर CLR नहीं होगा तो हम हमारी एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मशीन के ऊपर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. CLR is obviously, it is the engine to compile and run the application, because compile and run the application क्यों, because जो भी MSIL कोड हम उसे देते हैं वो पहले उसको नेटिव कोड के अंदर उसको कन्वर्ट करता है, and after that it is executed, right? First, obviously, the code that is present in MSIL format, that is portable format, right? वो कोड हम CLR को देते हैं, right? That's why we can say that it makes .NET language independent framework. हम इसलिए कह सकते हैं कि .NET is language independent framework, because अगर हम VB के अंदर कोड डेवलप करेंगे तो भी उसे समझ में आ जाएगा, C# के अंदर डेवलप करेंगे तो भी उसे समझ में आ जाएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल वो सारे कोड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, MSIL के अंदर, और MSIL तो उसे समझ में आती ही है, राइट? अनदर थिंग हमने यहाँ पे बात की कि जब भी हम कोई भी MSIL कोड CLR को देंगे वो क्या करेगा, वो उसे नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल एग्जीक्यूट इट. नाउ विद इन CLR देयर इज अ JIT कंपाइलर,
राइट, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। मतलब जब जो कोड की ज़रूरत है वो वही कोड को नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। बिकॉज वी नो कि हम बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं, और अगर हम पूरी एप्लीकेशन को एट अ टाइम कंपाइल करने जाएंगे देन ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, राइट। सो क्या होगा, हम जो फॉर्म यूज करेंगे या फिर हम जो पेज यूज करेंगे, हम जो पेज को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, ये जिट कंपाइलर क्या करेगा, वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो क्लास है, जो फंक्शंस है, जो डेटा टाइप्स के स्टेटमेंट्स है, हमारा लॉजिक है, उसको कंपाइल करेगा एंड देन उसे हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा। इट मीन्स डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जो CLR है वो पूरा कोड एक साथ कंपाइल करके उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है। जब जो कोड की ज़रूरत होगी वो उसको कन्वर्ट करेगा, दैट इज कंपाइल करेगा, और उसके बाद उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट सपोर्ट्स कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। मतलब जो भी हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, राइट, अगर कंपोनेंट 1 की ज़रूरत है तो वो उसे कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कंपोनेंट 10 की ज़रूरत है तो वो सिर्फ उसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेगा, बीच के कोई भी कंपोनेंट्स कंपाइल होके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज द थिंग कि CLR को हार्ड क्यों कहा जाता है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड, right, to compile and execute the application, it is done within the CLR, and that's why it is also said as runtime environment। मतलब जो रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए जो एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, राइट, वो सारी चीज़ CLR प्रोवाइड करता है, राइट। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अगर हमें एग्जीक्यूट करना है रन टाइम के ऊपर हमारा कोड, तो उसे मैनेज करेगा, मेमोरी मैनेज करेगा, थ्रेड मैनेज करेगा, राइट। ईच एंड एवरीथिंग इज मैनेज बाय CLR at runtime, right? Above that, there is a block that is base class library. It is also known as BCL. It is also known as FCL. BCL, that is base class library. FCL, that is framework class library. We can see that it is a second major entity which is present in .NET framework. Again, I repeat, more precise, we can say that it is a second major entity which is present in .NET framework, right? Because it is designed to be integrated with CLR. वो CLR के साथ work करेगी. Why? क्यों? Because as the name says, it is a class library. Means already we have discussed that .NET framework supports object-oriented concepts. And obviously, if .NET framework supports object-oriented concepts, then each and everything is present in the form of classes. सो .NET की लाइब्रेरी भी क्लासेस के टर्म्स में प्रेजेंट होगी, एंड इफ देयर आर क्लासेस तो क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज होगी, मेथड्स होगी, इवेंट्स होगी, राइट। और रन टाइम के ऊपर जब भी कोई भी क्लास की ज़रूरत हो या फिर जब भी कोई भी फंक्शन की ज़रूरत हो, तो ऑब्वियसली CLR को क्या करना पड़ेगा, BCL को कंसर्न करना पड़ेगा, दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी को कंसर्न करना पड़ेगा। वो फंक्शन कौन से क्लास में प्रेजेंट है वो क्लास को रिट्राइव करना पड़ेगा, वो क्लास को पहले कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ताकि हम उसके अंदर जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर पाए, उसको यूज कर पाए, राइट। दैट्स वाई वी कैन से कि BCL is designed to be integrated with CLR, because जब भी कोई भी एप्लीकेशन रन होगी at that time BCL को CLR के साथ वर्क करना पड़ेगा, and this is also one reason why BCL is known as second major entity of .NET framework, because each and every classes, right, each and every functions, आप अगर कोई भी कॉमन फंक्शंस की बात करो, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग फंक्शन है, डेट फंक्शन है, फॉर्मेटिंग फंक्शन है, राइट, या फिर आप फाइल को रीड करने की बात करो, राइट करने की बात करो, या फिर ग्राफिक्स रेंडरिंग की बात करो, XML डॉक्यूमेंट को अगर हमें यूज़ करना है, उसको क्रिएट करना है, उसकी बात करो, एंड मोर प्रिसाइज अगर आप डेटाबेस इंटरेक्शन की बात करो, राइट। आप कोई भी टास्क की बात करो, आप कोई भी फंक्शनैलिटी की बात करो जो आप .NET फ्रेमवर्क के अंदर करना चाहते हो, राइट। अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी करनी है देन यू नीड टू यूज द क्लासेस व्हिच आर प्रेजेंट इन BCL, दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी, राइट। आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है बिकॉज आपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन किया है,
राइट। अगर आपको एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है देन ऑब्वियसली आपको उसके हिसाब से क्लासेस को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है देन ऑब्वियसली उसके हिसाब से आपको उसकी नेम स्पेस है, उसके क्लासेस है, उसको यूज करना पड़ेगा। राइट, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग आपको जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर करना है, each and everything is possible with the help of .NET framework. Only the thing is that you need to remember कि आपको बेस क्लास लाइब्रेरी में से उसके रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, जो भी मेथड्स है, अगर आपको यूज करना है तो आपको BCL के अंदर जो क्लासेस प्रेजेंट है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ BCL. And you need to remember that it is also considered as a second major entity of .NET framework, right? अब अगर ऑब्वियसली अगर आपको कोई हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, दैट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन ऑब्वियसली इट इज आल्सो फंक्शंस and different kinds of methods are present in BCL, right? And it is also known as reusable types because हमें पता है कि अगर बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो भी क्लासेस प्रेजेंट है अगर वो नहीं होते तो हमें जो फंक्शनैलिटी हम वो क्लास के अंदर जो फंक्शंस है उसका यूज करके करना चाहते हैं उसके लिए हमें खुद कोड लिखना पड़ता, राइट। बट द थिंग इज दैट BCL के अंदर जो क्लासेस प्रेजेंट है, राइट, जो कलेक्शन ऑफ क्लासेस प्रेजेंट है वो हम यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज reusable types, right? And that we need to remember over here. Now above that, there is another block that is ADO.NET and XML, right? This block is also known as data access layer because with the help of this block, we are able to access data from the database, right? That is ADO.NET, that is ActiveX data object, and XML, that is extensible markup language. First, we will talk about ADO.NET and then we will also see why XML is to be written over here, right? So the first important thing is that this block is also known as data access layer, right? उसे क्यों data access layer कहा जाता है? Because if we want to interact with the database, if we want to access the data from the database, then this is the block through which we are able to do this thing, this task, this action, right? We can say that it is a set of computer software components. Obviously, each and everything is present in terms of components, right? Because ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई भी एक फंक्शन को यूज करना है तो भी हमें पूरी BCL दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी पूरी जो है उसको हमें लोड करना पड़ेगा। नो, हमें जो चीज यूज करनी है हम सिर्फ उसे ही यूज करेंगे, राइट? Another thing is that ADO.NET is used to access the data and data services. अगर मुझे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है या फिर सिलेक्ट करना है, राइट, दैट इज रिट्राइव करने हैं रिकॉर्ड्स, राइट, या फिर ट्रिगर फायर करना है या फिर मुझे व्यूज क्रिएट करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज done with the help of ADO.NET. And we know that ADO.NET is a part of BCL बिकॉज ADO.NET के अंदर भी वो नेम स्पेसेस है और नेम स्पेसेस के अंदर वो क्लासेस है जिसका यूज करके हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाए। That's why we can say that ADO.NET is also the part of BCL, that is base class library, because the classes which we considered within ADO.NET are the part of BCL, right? And ADO.NET is divided into two parts. फर्स्ट इज डेटा प्रोवाइडर, ऑब्वियसली इट इज द कनेक्टेड पार्ट, राइट, कि जिसका यूज करके हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, क्वेरी फायर कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्वेरी भी पैरामीटराइज क्वेरी हो सकती है, डेटा एडाप्टर यूज कर सकते हैं, डेटा रीडर यूज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड द अनदर पार्ट इज डेटा सेट which is obviously a disconnected part, and that's why ADO.NET is also known as disconnected data model, राइट, बिकॉज डेटा सेट के अंदर हम सेम जो डेटाबेस के अंदर जो सारी चीजें प्रेजेंट है, राइट, सेम हम डेटा सेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, सेम थिंग हम डेटा सेट के अंदर ला सकते हैं, राइट। एंड इट इज लाइक दैट कि हमें सिर्फ एक बार कनेक्शन करना पड़ेगा, सारी चीजें अगर हम एक बार डेटा सेट के अंदर ले आएंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन क्लोज द कनेक्शन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि डेटा सेट इज प्रेजेंट इन डिस्कनेक्टेड पार्ट, right? And another important thing, we need to discuss that why we need to consider over here, that is XML, right? XML language को हम यहाँ पे क्यों consider करते हैं? Because
If we want to transfer the data from one machine to another machine, right, .NET फ्रेमवर्क का यूज करेंगे हम, ADO.NET का यूज करेंगे हम, तो वो क्या करेगा, वो जो भी हमें डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन के ऊपर ट्रांसफर करने हैं, वो पहले उसको XML के अंदर कन्वर्ट करेगा, एंड आफ्टर दैट वो पर्टिकुलर डेटा को एक मशीन से दूसरे मशीन के ऊपर वो ट्रांसफर करेगा. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्यों हमें यहाँ पे XML को भी .NET फ्रेमवर्क के अंदर कंसिडर करना है, दैट इज डेटा, सॉरी, विद इन दिस EDO.NET लेयर, दैट इज डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हमें XML को कंसिडर करना है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम हमारे डेटा XML लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके हम उसको ट्रांसफर करेंगे, तो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर अगर फायरवॉल होगा, देन ऑल्सो इट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट द डेटा, because XML is firewall friendly language, right? And obviously with the help of this data access layer, we are able to work with relational database, right? So this is the another important thing of this data access layer. Now about that, there are two another components, two another blocks. First is Windows Forms and second is Web Forms and Web Services, right? First we will see what is Windows Forms. Windows Forms are also known as Win Forms, right? ये हमें किसके लिए यूज होगा? Obviously this Windows Forms is used to create a GUI, that is graphical user interface, for Windows application, more precise desktop application. अगर मुझे desktop application create करनी है, right, तो मैं Windows Forms का यूज करके उसके लिए मैं graphical user interface create कर सकती हूँ, right? वो हमें क्या provide करेगा? Obviously it will provide an integrated and unified way for developing GUI. क्यों? Because obviously we know कि अगर हमें GUI बनाना है, that is graphical user interface बनाना है, right, तो we need different kinds of controls, right, and obviously we need a container कि जिसके ऊपर हम वो controls रख पाए, and within Windows application, within desktop application, this forms, that is Win Forms or Windows Forms, act as the container कि जिसका यूज करके हम उसके ऊपर कंट्रोल्स रख पाएंगे और हम हमारी एप्लीकेशन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज GUI, क्रिएट कर पाएंगे. That's why we can say that it provide an integrated and unified way. हमें पता है कि हमें क्या करना है, विंडोज फॉर्म्स हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करना है और उसके ऊपर जो भी यूजर इंटरफेस हमें चाहिए उसके हिसाब से हमें विंडोज रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है, राइट, वो कंट्रोल्स हम उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, देयर आर मेनी डिफरेंट कंटेनर कंट्रोल्स, राइट. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज हम कोई भी लैंग्वेज का यूज करें, VB, C#, VC++, राइट, कोई भी लैंग्वेज का यूज करें, this Windows Forms is available with all the languages, and obviously the controls which are supported within this Windows Forms are also available for all the languages, right? What is the important thing? Just you need to drag and drop from the toolbox. Means we will say कि this Windows Forms or controls are not dependent on the language, they are independent, right? So this is the important thing that we need to consider about Windows Forms, right? Now next is, let's consider Web Forms. What is Web Forms? Obviously जैसे Windows Forms हमें Windows application develop करने के लिए GUI provide करता है, मतलब हमें GUI develop करना है तो वो support करता है. Likewise अगर हमें web application develop करनी है, right, तो उसके different kinds of tools हमें चाहिए, right? Those tools are provided within Web Forms, right? And obviously within .NET framework, Web Forms are considered as a part of ASP.NET, that is Active Server Pages. Full form of ASP is Active Server Pages, right? That is the language which is supported within .NET framework अगर आपको web application create करनी है तो, right? Obviously they are the forms engines, right, कि जो हमें browser based user interface provide करेंगे. Now this is the another important thing, because we know कि Windows application के लिए हमें browser की ज़रूरत नहीं है, but if we want to create and execute web application, then at time obviously we will need a browser, right? That's why we can say कि web forms हमें उस हिसाब
तब से इंजन प्रोवाइड करेगा कि हम ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सके. And obviously this web forms are divided into two parts. First is template and second is component. Template क्यों? Because obviously we know कि टेम्पलेट मीन्स हम वहाँ पे लेआउट क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सी इट एज अ प्रेजेंटेशन लेयर कि जिसके अंदर हम HTML बेस्ड लेआउट डेवलप कर सकते हैं. उसके ऊपर GUI एलिमेंट्स रख सकते हैं. अगर हम सिर्फ HTML यूज करते हैं तो हम HTML के टैग्स यूज करेंगे ये टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए. और अगर हम कंट्रोल्स यूज करते हैं देन ऑब्वियसली वो सारे कंट्रोल्स हम यूज कर पाएंगे. वो सारे कंट्रोल्स का यूज करके हम ये टेम्पलेट क्रिएट कर पाएंगे. राइट तो जिसकी वजह से हमें वो GUI मिले जो हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं. Right, and another part is component, that is we can say it is a business logic part. मतलब हमने कंट्रोल्स तो रख दिए, डिजाइन तो बना दी, बट ऑब्वियसली हमें उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी भी करनी पड़ेगी. एंड इफ वी वांट टू परफॉर्म सम फंक्शनैलिटी विद इन आवर वेब फॉर्म देन ऑब्वियसली वी नीड लॉजिक. हमें वहां पे लॉजिक लिखना पड़ेगा. राइट, दैट इज प्रोग्रामिंग लॉजिक हमें वहां पे लिखना पड़ेगा ताकि हम क्या कर पाए, हम कंट्रोल्स के साथ इंटरेक्ट करके हमें जो फंक्शनैलिटी करनी है वो हम कर पाए. राइट, मीन्स वी कैन से वेब यूजर इंटरफेस अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें वेब फॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा. ऑब्वियसली ASP.NET वेब फॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर हम वेब यूजर इंटरफेस क्रिएट कर पाएंगे. एंड मोर प्रिसाइज विद इन ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली इट प्रोवाइडर्स प्रेजेंटेशन बिजनेस लेयर सेपरेशन. राइट, दो चीज हमें सेपरेट करके देता है. That is presentation, it is also known as template, and business layer, that is also known as component or logic. Right, that's why हम जब भी कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं राइट तो हम डिजाइनिंग अलग करते हैं. राइट, एंड इट इज सेव्ड एज .aspx. और अगर हम VB लैंग्वेज का यूज करके अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे देन इट इज सेव्ड एज, we can say as aspx.vb, and if we use C# then it is saved as asp.net.cs. right, so business logic ये extension से save हो जाएगा. right, all right, now another part is web service. What is web service? We can say it is a small unit of code, or we can also say it as a programmable component, right, which is used to perform small task. अगर हमें छोटे छोटे टास्क करने हैं, लिमिटेड टास्क परफॉर्म करने हैं, राइट, तो हम वेब सर्विस का यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्मॉल यूनिट ऑफ कोड. अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज वेब सर्विस के अंदर भी हम XML का यूज करते हैं बिकॉज वेब सर्विस क्या यूज करती है? it uses XML based communicating protocols. right, now the thing is that अगर हमें वेब सर्विस को यूज करना है मीन्स इफ वी वांट टू डेवलप वेब सर्विस तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको ऑब्वियसली हमें जो लैंग्वेज आती है हम उसी के अंदर वेब सर्विस बनाएंगे. दैट इज अगर मुझे VB लैंग्वेज आती है तो मैं VB के अंदर वेब सर्विस बनाऊंगी. अगर मुझे C# आती है तो मैं C# के अंदर वेब सर्विस बनाऊंगी. बट if this web service is to be discoverable, is to be used by another applications, तो उसे XML के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा. and that facility is provided within .NET framework. हमें XML लैंग्वेज की चिंता नहीं करनी है because .NET framework के अंदर वो ऑटोमेटिकली XML के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. right, and that part of वेब सर्विस के जो XML के अंदर कन्वर्ट हुआ है that is known as WSDL, that is Web Services Description Language. Again I repeat, it is WSDL, that is Web Service Description Language, कि जिसके अंदर XML लैंग्वेज के अंदर हमें वेब सर्विस मिलेगी. right, we can say that WSDL is an XML document, right, which describes a set of SOAP messages, that is Simple Object Access Protocol. SOAP messages and how those messages are exchanged.
मतलब हम वेब सर्विस तो डेवलप करते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हमें ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे एक्सचेंज होगी। बिकॉज वी नो कि अगर कोई एप्लीकेशन को हमारी वेब सर्विस को यूज़ करना है तो ओब्वियसली वो एप्लीकेशन को हमारी वेब सर्विस को एक्सेस करना पड़ेगा। मीन्स वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, हमारी वेब सर्विस रिस्पॉन्स करेगी, राइट। मीन्स द मैसेजेस आर एक्सचेंज, and this all thing is done with the help of SOAP protocol, that is simple object access protocol, right? And this WSDL file, that is XML based जो document convert होगा वो उसे support करेगा। And obviously they are independent of operating system and programming languages because वो XML के अंदर by the end convert हो जाती है, right? Another thing is obviously it connects people, system and devices, right? Web services किसको connect करेगा? People, because people want to use that particular web service. System जहाँ पे वो web service है और जो application वो वेब सर्विस को यूज करना चाहती है, those are systems and devices. Obviously जो भी वेब सर्विस है या फिर वेब एप्लीकेशन है कोई सर्वर पे होंगे, राइट? तो हमें सर्वर के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट कनेक्ट्स पीपल, सिस्टम एंड डिवाइसेस, राइट? एंड इन शॉर्ट इफ आई से व्हाट इज XML, अगर मुझे XML को डिफाइन करना है देन आई कैन से दैट इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर स्टोरिंग, कैरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा। बिकॉज XML लैंग्वेज के अंदर हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, मीन्स वी कैन से इट कैरीज द डेटा, राइट? और अगर हमें टू सिस्टम्स के बीच में डेटा एक्सचेंज करना है देन टू वी विल यूज XML लैंग्वेज, राइट? नाउ द अनदर important part within web service is that it supports many different kinds of protocols. For example, UDDI, that is Universal Discovery and Description Integration, right? That is also one thing which is supported by this web service. Now, what is this UDDI? It allows the businesses to search for other business. Means अगर मुझे वेब सर्विस क्रिएट करके डिस्कवरेबल बनानी है, डिस्कवरेबल मीन्स अगर मेरी वेब सर्विस कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज कर पाए, राइट? देन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरी वेब सर्विस को UDDI के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि जो दूसरे बिजनेसेस है, दूसरी एप्लीकेशंस है, वो मेरी वेब सर्विस को यूज कर पाए। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज आपको याद रखना है कि अगर आपकी वेब सर्विस को डिस्कवरेबल बनना है, डिस्कवरेबल मीन्स अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन आपकी वेब सर्विस को सर्च करती है तो आपकी वेब सर्विस डिस्कवर होनी चाहिए। और अगर आपको ये करना है तो आपको अपनी वेब सर्विस को UDDI के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि दूसरी एप्लीकेशन UDDI के अंदर से आपकी एप्लीकेशन को सर्च कर पाए और यूज कर पाए, राइट? Another is SOAP protocol, that is Simple Object Access Protocol. We already discussed about it that it is a communication protocol जो हम वेब सर्विस के अंदर डेटा एक्सचेंज करने के लिए या फिर टू एप्लीकेशंस को अगर कम्युनिकेट करना है, राइट, तो वो SOAP प्रोटोकॉल का यूज करेगा। एंड ऑब्वियसली अगर कोई एप्लीकेशन एक्सेस करनी है तो HTTP तो चाहिए ही, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दैट इज द प्रोटोकॉल कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट को यूज करना है, कोई भी वेब एप्लीकेशन को यूज करना है तो वो तो चाहिए ही। एंड अनदर इज सिंपल SMTP, that is simple mail transfer protocol or simple message transfer protocol, because if we want to transfer the messages between two systems, right, between two applications, right, between two devices, तो उस वक्त हमें SMTP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स कि जो हमें वेब सर्विस के अंदर कंसिडर करने हैं, दैट इज UDDI, SOAP, XML, HTTP एंड SMTP, राइट? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट? नाउ अबाउट दिस थिंग वी कैन कंसिडर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे .NET फ्रेमवर्क के अंदर हम सोर्स कोड लिख सकते हैं, मीन्स एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल, ये सारी लैंग्वेजेस .NET फ्रेमवर्क के अंदर सपोर्ट कैसे होती है? बिकॉज वी नो कि .NET फ्रेमवर्क को तो सिर्फ MSIL लैंग्वेज समझ में आती है, राइट? और ये जो सारी लैंग्वेजेस है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट. So that's why there must be one layer between this language and the remaining components, remaining blocks of .NET framework. And that is obviously we can say it is common language specification block, right? We can say that is common language specification block. And that common language specification block, we can
We can say that it has a set of rules and regulations, constraints that all the languages has to follow if those languages has to become compatible with .NET framework. अगर हमें चाहिए कि हमारी लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क के साथ कंपेटिबल बने तो ये जो CLS के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं, वो हमारी लैंग्वेज को फॉलो करने पड़ेंगे. Then only our language will become compatible with .NET framework. And that's why we can say that .NET supports the theme that is unification and interoperability. Interoperability means एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के साथ ऑपरेट कर सकती है and in a unified way, means in a consistent way, in a similar way, right? And the CLS is divided into 3 levels, right? Those levels are compliant provider, consumer and extender. First is compliant provider. As the name says, the components developed by this type of languages can be used by another languages. Means आपकी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को कुछ प्रोवाइड कर सकती होनी चाहिए. That's why we can say it is compliant provider. That's why it is written that the components which are developed by your language can be used by another language. That is, your language should be the provider. Another is consumer. What does it mean? आपकी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो कंज्यूम कर सकती होनी चाहिए, यूज कर सकती होनी चाहिए. That's why it is always consumer. And the another is extender. मतलब not only consume but अगर हम वो पर्टिकुलर क्लासेस को जो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर प्रेजेंट है, राइट, अगर हम उसे एक्सटेंड करना चाहे विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, देन दैट आल्सो टू बी पॉसिबल, right? So these are the 3 levels of CLS, that is compliant provider, आपकी लैंग्वेज कुछ प्रोवाइड कर सकती होनी चाहिए. Another is consumer, आपकी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेजेस के कंपोनेंट्स कंज्यूम कर सकती होनी चाहिए. And extender, not only consumer means not only consume the components but if it is needed with the help of inheritance, right, हम उसे extend कर सकते होने चाहिए. Right, so these are the 3 important levels which are defined within CLS, right? And we need to remember कि अगर हमारी लैंग्वेज को .NET फ्रेमवर्क के साथ कंपेटिबल रहना है, कंपेटिबल बनना है, तो हमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये CLS के अंदर लिखे हैं, राइट, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. देन ओनली आवर लैंग्वेज विल बिकम कंपेटिबल विथ .NET framework, right? And these are the components, right? These are the standard compliance that is present within Visual Studio .NET. Means we can say that Visual Studio .NET is an integrated development environment कि जिसके अंदर ये सारे components present है. And this all components built the .NET framework. .NET framework ये सारे components का use करके बना हुआ है. .NET framework के अंदर ये सारे blocks present है, right? And Visual Studio is considered as integrated development environment, that is IDE for .NET. All right, students. So this is all about .NET framework. So मेरे end से .NET फ्रेमवर्क के बारे में एंड आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे एंड होता है. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट? एल्स हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे.